Last time we had come up to Apasmar Chikitsa. We were doing Apasmar Nidan, and we have seen the four types of Apasmar: Vataj, Pittaj, Kaphaj, and Sannipataj. Also, we have seen the Agantuj Prakar, which may or may not manifest in the patient. So the treatment given for अपस्मार चिकित्सा, अपस्मार की चिकित्सा के लिए तीन प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाती है: तीव्र संशोधन, तीव्र संशमन, और अगर आगंतुज का उसमें यह है तो मंत्रादि का उपयोग। अगर आगंतुज का भी उसमें रिलेशन है तो मंत्रादि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपस्मार निदान का पार्ट खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आगे वो इन जनरलाइज बात करना चालू कर देते हैं। तो ये भी हमने पिछली बार देखा था कि जितने भी रोगों की उत्पत्ति हुई है वो सभी रोगों की उत्पत्ति उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बाद हुई है। यज्ञ में शिव को क्रोध आया, जिससे ज्वर उत्पन्न हुआ, शरीर में संताप हो गया, गर्म हो गया शरीर, तो उससे रक्त पित्त उत्पन्न हो गया। उस शिव के रूप को डर के लोगों ने जो कुछ भी हाथ में है वो उठा के यहाँ वहां भागना चालू किया। तो जो हविष्य खाने से प्रमेह तथा कुष्ठ उत्पन्न हो गया और भागने की वजह से गुल्म उत्पन्न हो गया, डरने से उन्माद उत्पन्न हो गया और अमंगल पदार्थों के सहवास से अपस्मार उत्पन्न हुआ। स्त्री संग से यक्ष्मा। अपस्मार का साध्यासाध्यत्व में हमने देख लिया था। सन्निपातिज अपस्मार असाध्य, बाकी जो तीन दोषिज वो साध्य हैं। योग्य चिकित्सा दोषादि को अपेक्षा रखते हुए की जाती है, और अगर दोषज मतलब वातज, पित्तज, कफज के साथ अगर आगंतुज भी मिल जाए या आगंतुज निदान भी इंसर्ट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तब ये अपस्मार भी असाध्य हो जाता है। मिश्रित चिकित्सा करते हैं इसमें। अब हम चलते हैं तीन अलग अलग प्रकार में, तीन अलग अलग टॉपिक उन्होंने दिए हैं। एक है निदानार्थकारी रोग, एक है व्याधि संकर, और तीसरा है कारण भेद से, लक्षण भेद से अलग अलग रोग जो होते हैं वो। तो निदानार्थकारी रोग होता क्या है? निदानार्थकारी रोग वो रोग है जो एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर देता है। जैसे जैसे शुरुआत में हम बारिश में भीग के आते हैं, हमको सर्दी हो जाती है, तो सर्दी मतलब प्रतिशाय, तो प्रतिशाय हमको उत्पन्न हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उस प्रतिशाय के अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे या प्रतिशाय को हम ध्यान नहीं देंगे तो कास उत्पन्न हो जाता है, खांसी उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न हो गया। आपने प्रतिशाय पे अगर ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं ली या प्रतिशाय के जो निदान है उससे दूर नहीं रहे, वही आइसक्रीम खाते रहे, ठंडा दूध पीते रहे, तो एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसको निदानार्थकारी रोग कहते हैं। निदानार्थकारी रोग मतलब एक रोग से दूसरे रोग का उत्पन्न हो जाना। अब एक रोग से दूसरे रोग का उत्पन्न हो जाना का मतलब क्या है कि निदान आप एक ही रोग का करते हैं। निदान आपने सिर्फ प्रतिशाय का ही किया, कास के निदान आपने नहीं किए, लेकिन प्रतिशाय जो शरीर में ज्यादा समय रह गया वो कास रोग का निदान हो गया। तो इसीलिए जब एक रोग दूसरे रोग का निदान हो जाता है, कारण हो जाता है, तो उसे निदानार्थकारी रोग कहते हैं। अब निदानार्थकारी रोग में या तो एक शांत हो जाने पर भी दूसरा रह जाता है, या फिर दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे सर्दी तो चली जाती है लेकिन खांसी 14 दिन तक रहती है, तो ये प्रतिशाय जो है वो कास का निदानार्थकारी रोग हो गया। या दोनों भी साथ साथ रहते हैं, मतलब सर्दी खांसी 14 दिन से चालू है, पहले सर्दी हुई थी, बाद में खांसी हुई है, लेकिन सर्दी खांसी पूरे 14 दिन से चालू है। तो इसका ये मतलब है कि या तो एक पहला वाला जो रोग है जो दूसरे रोगों का निदान है, वो शांत होने के बावजूद भी या वो ठीक होने के बावजूद भी
दूसरा रोग रह जाता है या चालू रहता है। तो एक रोग के निदान हमने कर लिए, रोग उत्पन्न हो गया, उस रोग को हमने चिकित्सा नहीं की तो उसने दूसरा रोग उत्पन्न कर लिया, और दूसरा रोग उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे शरीर ने पहला रोग ठीक कर लिया, फिर भी दूसरा रोग चालू है, या दोनों रोग जो है वो साथ साथ चालू है। अब यहाँ पर एक किस्सा ये आता है कि अगर किसी रोग का उपद्रव दूसरा रोग हो तो, उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन, जैसे जैसे अतिसार में श्वास लगना, सांस चढ़ना एक उपद्रव है। अतिसार से श्वास की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन वो श्वास जो है उसका अतिसार निदानार्थकारी नहीं है। क्यों निदानार्थकारी नहीं है, क्यों उसको उपद्रव कहा गया है? उसका कारण यह है कि जब मेन रोग शांत हो जाता है तो उपद्रव भी शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक रोग जब शांत हो जाता है तब भी दूसरा रोग चालू रहता है। तो ये उपद्रव और निदानार्थकारी रोग में बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस यह है कि जब मेन रोग शांत हो जाता है तो अगर दूसरा रोग भी शांत हो जाए तो उसको उस मेन रोग का उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। जैसे अतिसार में श्वास होना या पांडु में श्वास होना, एनीमिया में सांस चलती है, तो ये श्वास जो है ये एनीमिया का उपद्रव है। जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा, एनीमिया चला जाएगा, तो सांस चलना भी बंद हो जाएगी। तो उपद्रव में एक रोग के लक्षण दूसरे रोग के साथ रहते हैं, और जब पहला रोग शांत हो जाता है तो वो लक्षण भी शांत हो जाते हैं, जबकि निदानार्थकारी रोग में ऐसा नहीं होता। समझ में आया? कोई डाउट इस चीज में? ओके। तो निदानार्थकारी रोग के उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए जिसमें एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न होता है। जैसे बहुत समय तक ज्वर शरीर में रहने से वो जो बढ़ा हुआ पित्त है वो रक्त को भी दूषित करता है, रक्त में भी टॉक्सिन्स लाता है, और उससे रक्त पित्त की उत्पत्ति हो जाती है। वैसे ही ज्वर और रक्त पित्त बहुत समय तक रहने से ज्वर और रक्त पित्त शोष की या राजयक्ष्मा की उत्पत्ति कर देते हैं। जैसे प्लीहा रोग, प्लीहा मतलब इंक्रीज ऑफ द स्प्लीन, द साइज ऑफ द स्प्लीन इंक्रीजेस। तो प्लीहा रोग होने से एक दिन क्या हो जाता है, प्लीहा फट जाती है और पेट में इंफेक्शन हो जाता है, तो उदर रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रतिशाय से श्वास कास, ये तो हमने देख ही लिया था। वैसे ही अर्श ज्यादा होने से क्या होता है कि हम टॉयलेट करते वक्त ज्यादा जोर से ये नहीं कर पाते, अवरोध रहता है, तो मल संचित होता है। मल संचित जो है वो उदर में आना चालू हो जाता है और उससे भी उदर रोग या गुल्म उत्पन्न हो सकता है। तो ये निदानार्थकारी रोग है। ये सब रोग आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन प्रतिशाय और कास ये तो हर एक बंदे ने देखा होगा। तो ऐसे ही निदानार्थकारी रोग हैं, एक रोग जो दूसरे रोग को उत्पन्न करता है। तो फिर उन्होंने शुद्ध चिकित्सा का कंसेप्ट बताया है। शुद्ध चिकित्सा मतलब क्या है? शुद्ध चिकित्सा मतलब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको दवा देते हैं और उसका रोग ठीक हो जाता है, ये शुद्ध चिकित्सा है। अब अशुद्ध चिकित्सा क्या है? अशुद्ध चिकित्सा मतलब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको कहते हैं कि क्या हुआ भाई? सर एसिडिटी हुई है। ओके, एसिडिटी हुई है तो हम ठंडी 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 चीजें उसको दे देते हैं, और उसके बाद उसको कफज अतिसार उत्पन्न हो जाता है। वो ठंडी चीज के वजह से एसिडिटी तो शांत कर देती है। तो मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन आर अशुद्ध चिकित्सा। क्यों? क्योंकि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन को देखोगे तो एक दवा की साइड इफेक्ट कम करने के लिए दूसरी दवा दी जाती है। जैसे जैसे अगर हम हार्ट डिसीज की बात करें तो हार्ट डिसीज में सबसे कॉमन चीज जो दी जाती है दैट इज एस्प्रिन।
एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एस्प्रिन। तो एस्प्रिन जो है वो दी जाती है ताकि खून को पतला रहे, खून जो है वो हार्ट में क्लॉट नहीं बनाए। लेकिन एस्प्रिन इज अ वेरी इरिटेंट थिंग फॉर द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो एस्प्रिन ज्यादा लेने से क्या हो जाता है, यू गेट एक्सेस ऑफ ब्लड लिक्विडिटी, साथ ही साथ यू गेट एसिडिटी। तो फिर इसीलिए एस्प्रिन के साथ रैनिटिडिन या फैमोटिडिन भी देते हैं। फैमोटिडिन देने से क्या होता है, एसिडिटी कम हो जाती है, लेकिन फैमोटिडिन देने से गैस बढ़ जाती है या गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाता है। तो फिर कोई एंटासिड या मतलब कार्मिनेटिव ड्रग देते हैं ताकि गैस कम हो। कार्मिनेटिव ड्रग देने से क्या हो जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एंजाइम्स हैं वो ये होना चालू हो जाती है, कम होना चालू हो जाती है, और कम होने की वजह से भूख कम लगना चालू हो जाती है। तो फिर कोई एंजाइम देते हैं जैसे पापारिजिन या और कोई एंजाइम, पापेन, कैपेन, कैप्सासिन। तो उससे क्या हो जाता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो भूख लगना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि एक रोग को ठीक करते करते हम दूसरा रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उसको ठीक करते करते हम तीसरा रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो चिकित्सा है ये अशुद्ध चिकित्सा है, जिसमें एक रोग तो शांत हो जाता है पर दिया हुआ द्रव्य जो है वो दूसरे रोग को उत्पन्न करता है। इसके अलग से एक और अशुद्ध चिकित्सा है जिसमें दूसरा रोग तो उत्पन्न हो जाता है लेकिन पहला शांत नहीं हो पाता। जैसे जैसे हमको बहुत फ्रैक्चर या बहुत मतलब कहीं फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर हो जाता है तो हम क्या देते हैं, हम देते हैं उसको एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। तो पेन किलर हम दे देते हैं, पेन किलर से क्या होता है, 6 घंटे के लिए दर्द कम हो जाता है, जाता नहीं है, दर्द कम हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ एनाल्जेसिक से अगर आप डाइक्लोफेनेक या ट्रामाडोल ऐसे एनाल्जेसिक अगर आप देते हैं तो उससे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब एक रोग तो शांत हुआ ही नहीं, दूसरा रोग आ गया। तो शुद्ध चिकित्सा वो है जो एक ड्रग एक रोग को शांत कर दे लेकिन दूसरे ड्रग को उत्पन्न नहीं करे। शुद्ध जो किया है फोकस से या जो काम बोला है सिर्फ वो काम। अशुद्ध चिकित्सा वो है जो एक रोग को या तो शांत करके दूसरे रोग को उत्पन्न करती है या फिर एक रोग को बिना शांत किए चद्दर ओढ़ा के सिर्फ चद्दर ओढ़ा के दूसरे रोग को उत्पन्न करती है। फ्रैक्चर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, इन सब के जितने भी ड्रग्स हैं वो सब दूसरे इसमें आते हैं जहां पर एक दोष या एक रोग शांत नहीं होता लेकिन दूसरे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे एनालेप्रिल मैलिएट इज अ ड्रग फॉर ब्लड प्रेशर। तो एनालेप्रिल मैलिएट से शुष्क कास उत्पन्न हो जाता है, सूखी खांसी। तो ब्लड प्रेशर तो गया नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे ही एनालेप्रिल बंद करते हैं वापस ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर तो गया ही नहीं, साथ में सूखी खांसी भी आ गई। तो ये अशुद्ध चिकित्सा है। इस स्लाइड में अगर किसी को कोई कुछ समझा नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हो गई शुद्ध और अशुद्ध चिकित्सा। अब हम देखते हैं व्याधि संकर। व्याधि संकर मतलब दो व्याधियों का एकत्रित हो जाना। दो व्याधियों का एकत्रित हो जाना। यहाँ ध्यान रखिए कि उपद्रव यहाँ नहीं आता, क्योंकि उपद्रव अलग से व्याधि नहीं है, वो सिर्फ कॉम्प्लिकेशन है। तो व्याधि संकर मतलब दो स्वतंत्र व्याधियों का एकत्रित हो जाना व्याधि संकर। संकर मतलब मिक्सचर या कमिंग टुगेदर। तो दो व्याधियों का एकत्रित हो जाना ये व्याधि संकर है। व्याधि संकर जो है वो या तो निदानार्थकारी रोगों से होता है या अशुद्ध चिकित्सा से होता है। या तो निदानार्थकारी रोग से होता है, अगर एक रोग शांत नहीं हो साथ ही साथ वो दूसरा रोग उत्पन्न कर दे तो वो व्याधि संकर हो गया, दो व्याधियां एक ही शरीर में आ गई। और या तो अशुद्ध चिकित्सा के सेकेंड पार्ट से होता है,
अशुद्ध चिकित्सा का सेकंड पार्ट क्या है कि एक व्याधि ठीक नहीं हुआ लेकिन दूसरी व्याधि आ गई। तो या तो अशुद्ध चिकित्सा से व्याधि संकर होता है या तो निदानार्थकारी व्याधि होने से व्याधि संकर होता है। व्याधि संकर का कंसेप्ट समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? कुछ भी हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो अब वो चलते हैं कारण भेद से, लक्षण भेद से, चिकित्सा भेद से अलग अलग रोग। तो उन्होंने कहा है कि कारण भेद से रोग बहुत सारे होते हैं। जैसे एक कारण से एक रोग का होना, जैसे हम बारिश में भीगने गए, सर्दी हो गई, तो एक कारण से एक रोग। एक कारण से अनेक रोग, मतलब हम बारिश में भीगे, सर्दी भी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है, जुकाम भी हो सकता है, ठंडी भी लग सकती है। तो एक कारण से अनेक रोग उत्पन्न होना, ये कारण भेद से एक कारण के अनेक रोग हो गए। अनेक कारण से एक रोग, मतलब जैसे हमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, ऊपर से हम सर्दी में सोए भी बाहर, और हमने खाना भी ऐसा खाया कि आम उत्पन्न हो जाए, तो बहुत सारे कारण एक साथ आके हमको ज्वर उत्पन्न हो गया। तो अनेक कारण से एक रोग और अनेक कारण से अनेक रोग, मतलब ज्वर तो उत्पन्न हो ही गया, साथ ही साथ जुलाब भी लगे या अतिसार भी हो गया। तो ये जो है ये कारण भेद जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत फनी लगता है, बहुत फनी लगता है। अरे एक कारण से एक रोग, एक कारण से अनेक रोग, अनेक कारण से अनेक रोग, अनेक कारण से एक रोग, बहुत फनी लगता है। ठीक है, अरे भाई ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जानने का कारण क्या है? वाई इट इज सो मच important to correlate the current and the disease, or the current and the number of diseases which are coming up. तो थर्ड ईयर में आप सीखेंगे कि रोग जो है ये अपने कारण के बल से उत्पन्न होता है। तो जब एक कारण से एक ही रोग उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब उस निदान का सेवन उतना बलवान नहीं है। जबकि एक कारण से अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसका निदान का सेवन ज्यादा बलवान है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप गए 5 मिनट, आपके यहाँ कोई समझो भाजी वाला भाजी लेने को आया, आप झट से गए, बारिश में भीग भीग के आपने भाजी ले ली, घर पे आ गए। घर आने के बाद 2-4 छींके आई, नाक से पानी आने लगा। तो ये एक कारण से होने वाला एक रोग है, जहां पर निदान जो है वो बलवान नहीं था। जबकि एक ही कारण से जब अनेक रोग होते हैं, आप बाहर गए, छाता लेके जाने को भूल गए, रेनकोट लेने जाने को भूल गए, दिन भर आपने अलग अलग कुरियर की डिलीवरी की और पूरे दिन आप बारिश में भीगते रहे, तो एक कारण से अनेक रोग हो गए। आपको बुखार भी आया, आपको सर्दी भी हुई, आपको ठंडी भी लगी। तो वो एक कारण का जो बल है, वो बल बहुत ही बलवान है, या उस कारण का जो सेवन है ये ज्यादा समय तक हुआ है। वैसे ही अनेक कारण से अनेक रोग, इसमें एक एक ही कारण, अनेक कारण से अनेक रोग हुए हैं, तो वो सब रोग जो हैं वो ठीक करने में इजी पड़ेंगे। लेकिन अगर अनेक कारणों से एक रोग हुआ है, तो वो ठीक करने में ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो साध्यत्व की दृष्टि से कारण भेद से रोग उन्होंने बताए। इसीलिए इसी अध्याय में ये जो एक दो एक अनेक एक अनेक एक अनेक खत्म करने के बाद उन्होंने साध्यत्व बताया है। अब लक्षण भेद से, लक्षण भेद से एक रोग का एक लक्षण, एक रोग के अनेक लक्षण, एक अनेक रोग का एक लक्षण और अनेक रोग के अनेक लक्षण। ये भी फनी लगता है, लेकिन जैसे पहले वाला स्लाइड जो है वो निदान का बल देखने के लिए है, वैसे ही ये स्लाइड जो है लक्षण भेद वाला, ये रोग का बल देखने के लिए है। रोग का बल देखने के लिए, अगर एक रोग से एक रोग का एक ही लक्षण दिखे, मतलब क्या है? ज्वर में बहुत सारे लक्षण हमने देखे हैं, संताप देखा है, अरति देखी है, अग्निमांद्य देखा है, शरीर में पीड़ा होना देखा है।
तो बहुत सारे ज्वर के लक्षण हैं। अगर हम भीग के आए और हमको सिर्फ बुखार आया, बाकी कुछ नहीं, हमको एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, तो एक रोग का एक ही लक्षण है, इसका मतलब वो रोग बलवान नहीं है। जबकि अगर एक रोग के अनेक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अतिसार में निद्रा भी आ रही है, थकान भी हो रही है, बॉडी से पानी भी निकल रहा है, सांस भी चढ़ रही है, तो एक रोग से अगर अनेक लक्षण दिखाई देते हैं तो वो रोग बलवान है। इसी के कारण वो चिकित्सा करने के लिए ज्यादा तकलीफ देय है। वैसे ही अनेक रोगों का एक लक्षण, जैसे जैसे श्वास है, उसमें भी आपको क्लम श्रम क्लम आता है, अतिसार में भी आपको श्रम क्लम आता है। तो अनेक रोगों का अगर एक ही लक्षण दिखाई दे तो वो ट्रीट करने के लिए ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर श्रम हर कषाय दे दिया, तो वो श्रम जो श्वास के वजह से चढ़ा हुआ है उस पे भी काम करेगा, और अतिसार के वजह से जो श्रम है उस पे भी काम करेगा। तो जब अनेक रोग का एक लक्षण होता है तो वो साध्य रोग है या चिकित्सा करने में इजी पड़ता है। जबकि अगर अनेक रोगों के अनेक लक्षण, जैसे एचआईवी में होता है, एचआईवी में बुखार भी आता है, अतिसार भी होता है, श्रम भी होता है, सांस भी चढ़ती है, मानसिक रोग भी होते हैं, तो अनेक रोग होते हैं और अनेक लक्षण से दिखते हैं, तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, तो वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज चिकित्सा भेद से रोग। एक रोग की एक चिकित्सा, एक रोग की अनेक चिकित्सा, अनेक रोग की एक चिकित्सा, अनेक रोग की अनेक चिकित्सा। ये चिकित्सा बल से या चिकित्सा की सुकरता से, इजीनेस से समझ में आता है। जब एक रोग है, आज ही मुझे ज्वर आया है और मुझे सिर्फ ज्वर ही न बली है, तो मैं एक ही बोलता हूं, भाई आज शाम को उपवास करना। क्यों? क्योंकि नवद ज्वर में लंघन बताया है, लंघन करेंगे तो आम जो है वो नष्ट हो जाएगा, आम नष्ट हो जाएगा तो वो रोग नष्ट हो जाएगा। तो एक रोग की जब एक चिकित्सा से शांति हो जाती है तो वो रोग जो है वो साध्य होता है। जबकि एक रोग की जब अनेक प्रकार से चिकित्सा करनी पड़ती है तो वो ज्यादा तकलीफ देने वाला रोग होता है। वैसे ही अनेक रोगों की एक चिकित्सा जब होती है, जैसे हमने श्रमहर महाकषाय दे दिया, तो जब अनेक रोगों की एक चिकित्सा होती है तब वो साध्य या इजीली ट्रीटेबल होता है। और अनेक रोगों में जब हम अनेक चिकित्सा करते हैं, वमन भी दे दिया, लंघन भी दे दिया, शमन भी दे दिया, ऊपर से उद्वर्तन भी कर दिया, जब अनेक चिकित्साएं देनी पड़ती है तब वो चिकित्सा भेद से असाध्य या याप्य रोग हो जाता है। ओके, सो नाउ वी कम टू द लास्ट स्लाइड, दिस इज द सॉरी लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर, जिसमें बोला है कि व्याधि को साध्य कब जानना चाहिए और असाध्य कब जानना चाहिए। तो साध्य और असाध्य में ध्यान रखने जैसा ये है कि साध्य व्याधि के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार है जो सुख साध्य और कष्ट साध्य या कृच्छ्र साध्य जिसको कहते हैं। दूसरा प्रकार है जिसमें याप्य और प्रत्याख्येय, याप्य और प्रत्याख्येय। तो ये चार प्रकार उन्होंने ऑलरेडी ज्वर निदान में बता दिए थे। तो अब इन सब प्रकारों को देखने के लिए ये एक अनेक वाला जो मतलब फनी चीज उन्होंने बताई है वो तो साथ चलती ही है। तो निदान, लक्षण, ये दो चीज उसमें आ गए एक अनेक वाले में। दोष जो है वो चिकित्सा में आ गया। साथ ही साथ हमको और चीजें देखनी है, जैसे रोगी का बल। अगर रोगी को बहुत सारा बुखार है लेकिन वो वमन सहन नहीं कर सकता तो वो रोग जो है वो कष्ट साध्य या याप्य हो जाता है। रोग का बल हमने ऑलरेडी दोष के बल में देख लिया। और तीसरा ऋतु का बल, ऋतु का बल या एटमॉस्फियरिक बल। तो तीन प्रकार के बल देखने पड़ते हैं, साथ ही साथ अग्नि भी देखनी पड़ती है। उसके बाद
मार्ग कौन से मार्ग में है, अभ्यंतर मार्ग में, बाह्य मार्ग में, वो सब देखना पड़ता है। बाह्य मार्ग के व्याधि जो हैं वो ज्यादा करके कष्ट साध्य हैं, अभ्यंतर मार्ग के व्याधि जो हैं वो ज्यादा करके सुख साध्य हैं। कारण क्यों? क्योंकि अभ्यंतर मार्ग से हम शोधन कर सकते हैं। बाह्य मार्ग के दोषों को हमें पहले अभ्यंतर मार्ग में लाना पड़ता है, उसके बाद शोधन कर सकते हैं। तीसरा, तिर्यक मार्ग मतलब जो शाक मर्मास्थि संदिग्ध है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मार्ग के अपेक्षा भी साध्यत्व में फर्क हो जाता है। पित्त अगर चमड़ी में प्रकोपित हो गया है, पित्त अगर एसिडिटी से प्रकोपित हो गया है, और पित्त अगर किसी मर्मास्थि संधि में प्रकोपित हो गया है, जैसे आंख में पित्त प्रकोपित हो जाता है तो क्या हो जाता है? रेटिनाइटिस। तो रेटिनाइटिस इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट देन एसिडिटी, एंड एसिडिटी इज इजियर टू ट्रीट देन आपके जो चमड़ी में पित्त उत्पन्न होके बॉइल्स आ गए। तो दिस इज द मार्ग कंसेप्ट। फिर उसके बाद अवरोध और आम अगर उत्पत्ति है तो बहुत टाइम आम को पहले शांत करना पड़ता है। कोई भी चिकित्सा निराम कंडीशन में दी जाती है, सभी पंचकर्म निराम कंडीशन में दिए जाते हैं। तो आम भी एक कंसेप्ट है जिसको साध्य और असाध्य में ध्यान रखना है। साथ ही साथ स्रोतोरोध अवरोध, स्रोतोरोध भी एक कंसेप्ट है जिसको साध्य और असाध्य में याद रखना है। ध्यान रखिए कि जब अवरोध हो जाता है या आम होता है, तब जब तक अवरोध दूर नहीं होता या आम दूर नहीं होता, हम कोई भी प्रकार की शुद्ध शोधन चिकित्सा नहीं कर सकते। उसके बाद कितने दोष बढ़े हैं, क्या 2 दोष बढ़े हैं, 1 दोष बढ़ा है या तीनों दोष बढ़े हैं? तो सिंगल दोष बढ़ा है तो एक दोषज व्याधि, 2 दोष बढ़ा है तो संसर्गज व्याधि, तीनों दोष बढ़े हैं तो सन्निपातज व्याधि। तो ये तीनों चीजों के हिसाब से भी रोग जो है वो साध्य और असाध्य के अपने ग्रेड में, साध्य और असाध्य का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। मतलब मुझे अगर अतिसार हुआ तो शायद वो याप्य हो सकता है, आपको जो अतिसार हुआ है वो सुख साध्य हो सकता है। दोनों कंडीशन में डिसीज इज द सेम, लेकिन बल के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, निदान के हिसाब से, निदानार्थकारित्व के हिसाब से, अवरोध के हिसाब से, आम के हिसाब से एक ही रोग साध्य भी हो सकता है और असाध्य भी हो सकता है। और लास्ट उन्होंने कहा कि पूर्व कर्मगत या पूर्व कर्म से आया हुआ अगर रोग है, पुराने पापों से आया हुआ अगर रोग है, तो वो ट्रीट करने में ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। तो ये एक स्लाइड ध्यान रखेंगे तो आप व्याधि के साध्यत्व 3-4 पेज लिख सकते हैं, 3-4 पेज लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इस फाइल को अनजिप करना है, इस स्लाइड को अनजिप करना है। और अनजिप कैसे करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। और पूरे डिटेल में लिखना है। अगर बड़े मार्क का क्वेश्चन आया रोग का साध्यत्व, आपको ये स्लाइड भी देनी है, आपको पिछले एक अनेक वाले स्लाइड्स भी देने हैं, साथ में इस स्लाइड का डिटेल करके देना है। तो दिस इज व्हाट निदान स्थान इज ऑल अबाउट. नाउ वी विल गो टू अटेंडेंस.